नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात 2024 से अग्निपथ की, बात 400 पार के शपथ की, बात इसकी कि एनडीए का नारा अब की बार 400 पार, तो इसके आगे विपक्ष कितना तैयार, बात लोकसभा चुनाव की और अपने अपने दाव की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट लोकसभा सीटों के लिए 370 का है, तो वहीं सहयोगी दलों के साथ 400 पार का आंकड़ा पार करने का प्लान है। ऐसे में 400 पार के लिए मोदी सरकार हर चुनावी कोने में प्लान बनाकर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी है कि इसके लिए 370 सीटें हमें अकेले जीतनी होंगी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। भाजपा अपने 10 सालों के कामों को जनता के बीच रख रही है, तो राजनीतिक समीकरणों के साथ ही धर्म और जाति की बिसात पर भी गोटियां पूरी तरह से फिट की जा रही हैं। दूसरे दलों के बड़े नेताओं को एनडीए गठबंधन में शामिल कर कुनबे को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं सबसे बड़ा प्लान भाजपा की टिकट बंटवारे को लेकर भी देखा जाएगा। जो भी निश्चित तौर पर 400 पार का आंकड़ा भाजपा के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। उधर जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया से छिटक कर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे जो नेता मोदी के साथ हो लिए हैं, निश्चित तौर पर इससे विपक्षी गठबंधन को काफी डैमेज होगा। सवाल यह भी है कि क्या यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। साथ ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, वो भारत को कितना जोड़ पाएगी और उसका कितना मोदी के मिशन 400 पार को क्या प्रभावित कर पाएगी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे 2024 से के अग्निपथ की और 400 की शपथ की, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अब की बार 400, अब की बार मोदी की बिसात इंडिया गठबंधन को मात, बीजेपी को 400 पार पर एतबार, गठबंधन क्यों बेकरार। एनडीए गठबंधन के साथ ही भाजपा ने अपने लिए 400 पार के आंकड़े को लॉक कर लिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अनलॉक की स्थिति में है। 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लगातार विस्तार ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी नए तेवरों के साथ चुनावी मैदान में मोदी को चुनौती दे रहा है। 15 लाख काला धन लाऊंगा, एक एक को 15 लाख जेब में डालूंगा। कहाँ है भाई आपकी गारंटी? आज तो रोज पेपर आप देखिए, मोदी की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, मिला आपको? यही मोदी की गारंटी है। एनडीए और भाजपा की ओर से पूरी लड़ाई मोदी चेहरे पर लड़ी जा रही है, तो वहीं सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी गठबंधन भी सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी गठबंधन के कुनबे से इतर कांग्रेस के रथ की कमान संभाले हुए हैं। सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद राहुल के रथ पर अखिलेश यादव भी सवार हैं। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। ममता के साथ इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं 2024 चुनाव के लिए बीजेपी मिशन 400 प्लस पर काम कर रही है, जिसके तहत अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 भी हट चुका है। मिशन 400 पार को लेकर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री देश भर में लगातार सौगातों का
पिटारा खोले हुए हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में कसावट लाने का काम भी तेज है, तो वहीं दूसरे बड़े दलों के नेताओं को साथ लेने की कोशिश भी लगातार है। इससे पहले पार्टी ने राज्यों में अलग अलग स्तर पर रणनीति के साथ लक्ष्य निर्धारित कर जिम्मेदारी तय कर दी है कि जैसे भी हो 400 से ज्यादा कमल देश भर में खिलाना है। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास करना। एनडीए सरकार 400 पार। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। मोदी के लिए स्नेह हर आयु सीमा से परे है। अब 400 के मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी वाले रथ देश भर के भ्रमण पर निकले हैं। उन रथों के जरिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र तैयार करेगी। विकसित भारत मोदी का गारंटी रथ है। 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा अभियान। बीजेपी देश भर में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाएगी संदेश। लोगों से संवाद करेगी, उनसे सुझाव लेगी। सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी मांगेगी सुझाव। संकल्प पत्र के लिए नमो ऐप पर भी मांगे जाएंगे सुझाव। मिस्ड कॉल के जरिए भी संकल्प पत्र का खाका होगा तैयार। मोही कहां विश्राम की तर्ज पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा की रणनीति में सबसे पहले वो सीटें हैं जो या तो भाजपा के खाते में नहीं है या भाजपा जिन पर कमजोर है। इसके अलावा जो भाजपा की अन्य स्ट्रेटेजी है उसमें 344 सीटों पर पार्टी का खास फोकस है। हर सांसद के जिम्मे 100 बूथ, विधायकों के जिम्मे 25 बूथ। जहां पार्टी कमजोर है वहां पहले दिए जाएंगे टिकट। 70 प्लस के नेताओं को टिकट नहीं, करीब 80 मौजूदा सांसदों का कटेगा टिकट। देश भर में 74,000 कमजोर बूथों को करेंगे मजबूत। पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की प्रचंड जीत ने 400 पार के नारे को सशक्त किया, तो वहीं जीत की जो उम्मीदें कांग्रेस को थी उस पर पानी फिर गया। अब एक बार फिर गठबंधन के साथ गलबहिया कर विपक्ष मोदी को टक्कर देने का प्लान तैयार कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो मोदी को मात देने में कितना सफल हो पाता है और क्या अब की बार 400 पार मोदी की हुंकार पूरी हो पाएगी। तो वाकई 400 के 64 क्या ये पार हो पाएगा आंकड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जिसके लिए यहाँ पर बीजेपी ने स्ट्रेटेजी भी बनाना शुरू कर दिया। सांसदों को जिम्मेदारी दी गई 100 बूथों की, तो वहीं विधायकों को भी 25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ मैनेजमेंट तक यहाँ पर बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है। हर बूथ में 370 प्लस वोटर्स बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर बताया गया है स्ट्रेटेजी किस तरह से वोटर्स बढ़ाने। तमाम स्ट्रेटेजी यहाँ पर बीजेपी कर रही है। देखना होगा ये स्ट्रेटेजी काम आएगी क्या, जो 400 का आंकड़ा एनडीए का और 370 खुद का बीजेपी का, ये पार हो पाएगा। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दिल्ली से वैशाली तोमर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस दिल्ली से जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से नासिर सलीम जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा आरएलडी उत्तर प्रदेश से रविंद्र सिंह पटेल जी, आप प्रवक्ता यूपी से सैयद मोहम्मद तकी जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से उचित शर्मा जी, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वैशाली जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है, एनडीए को मिला के 400 पार, वहीं बीजेपी 370 प्लस अपने आप को करना चाहती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर देखें तो 199 सीट है जहां पर आप लोग कभी नहीं जीते हैं। अभी रथ निकल चुका है मोदी की गारंटी का। संकल्प पत्र की भी यहां पर बात हो रही है। संकल्प पत्र बहुत एक अहम होगा आपको इस आंकड़े को पार करने के लिए। बड़े जो मुद्दे थे जिसकी वजह से आप 2 सांसदों से आज 300 प्लस पहुंच चुके हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण था, 370 हटाना था कश्मीर से, ये मुद्दे अब यहां पर पूरे हो चुके हैं। संकल्प पत्र में इस बार क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ यहां पर ध्यान में रखा जाएगा ताकि जो आंकड़ा है आप लोग का पूरा हो सके, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो लगातार आप लोग बना ही रहे हैं।
जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ सभी अपने साथ जुड़े मेहमानों को और स्वदेश चैनल को। जी, बीजेपी ने जो अब की बार एक नारा लिया है कि अब की बार 400 पार। वो जो नारा है, वो जो एक संकल्प है, वो जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, वो बीजेपी के जो कार्य हैं, उनको देखते हुए निकाली जा रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो बूथ मैनेजमेंट की जिस तरह से आपने बात की कि बूथों तक जाकर कार्य कर रहे हैं, वो आप जानते ही हैं कि बीजेपी जो है वो अंत्योदय की योजना पर काम करती है। आखिरी व्यक्ति तक, लाइन में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उस तक अपनी योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तो जिस तरह के कार्य आपने देखे ही है कि 10 साल में मोदी जी ने किस तरह के कार्य देश में किए हैं, तो उसको देखते हुए जनता मोदी जी को चुनेगी और 400 के पार लेकर जाएगी। ये विश्वास है क्योंकि इस तरह की योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही हैं और जन जन तक जनता लाभान्वित भी हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि विदेशों में भी किस तरह से मोदी जी ने अपने देश को गौरव का झंडा लहरा दिया है। श्री राम मंदिर जो इतने वर्षों से रुका हुआ था, तो वो मोदी जी की सरकार में बना है। अब तो घर घर राम का नारा गूंज गया। विपक्ष में भी बैठे मेरे सभी भाई जो हैं, वो भी जय श्री राम का ही नारा लगा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये संकल्प लिया गया है, ये जो नारा लिया गया है, ये पूर्ण जरूर पूरा हो। ठीक है, हालांकि मैंने कहा कि संकल्प पत्र क्या कुछ होगा, तो आपने जिक्र मोदी जी का किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ रही है। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, देखिए इस बार पूरी तरह से यहां पर मोदी के चेहरे पर सत्ता पक्ष आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से देखें राहुल गांधी अभी अपनी यात्रा में है और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर कहीं आप लोग का बात बन चुकी है, कहीं कुछ अभी बननी बाकी और कहीं कुछ आपकी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है और इसलिए आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर संकल्प पत्र को लेकर भी बीजेपी अब इस पर चर्चा शुरू कर रही है। स्ट्रेटेजी बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट तक यहां पर बन चुकी है, 370 प्लस हर बूथों में बढ़ाने को लेकर स्ट्रेटेजी बन चुकी है। लेकिन आप लोग की तरफ से अभी वो एक जो एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जो एक काम शुरू होना चाहिए, रणनीति बननी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप लोग अभी सीट शेयरिंग में फंसे हुए हैं और राहुल गांधी की वहां पर यात्रा चल रही है। को और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को और यहाँ डिबेट में सभी लोग जितने लोग मौजूद हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ। देखिए, चंडीगढ़ का भी चुनाव हुआ था, इनके पीठासीन अधिकारी ने इनका मेयर बनवा दिया था। मनो 16 सीट लेकर के 20 सीट वाले को हरा कर मेयर बनवा दिया। इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयोग का इनके पार्टी से, बीजेपी से समझौता हो चुका होगा। आप बताइए कि देश के किसान नाराज हैं, देश के युवा बेरोजगार नौजवान नाराज हैं। बीएचयू में सरेआम इनके आईटी सेल के जो भाजपाई कार्यकर्ता हैं, एक छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं। आपने मणिपुर का खेला देख ही लिया कि वहां पे महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम यह है कि 70 साल में सबसे निचले स्तर पर चला गया है। मुझे एक चीज और बता दीजिए कि देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, साग सब्जी, किसानों के लिए जो मोदी जी जब वहां पे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये तमाम तरह की बातें कर रहे थे। डॉलर आज आसमान छू रहा है, रुपया निचले स्तर पे जा रहा है। विश्व में ऐसा डंका बज रहा है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, सिंगापुर की जयप्रकाश जी, ये सारे जो मुद्दे 2019 में भी आप लोग लेकर आए थे, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। बीजेपी 300 प्लस पहुंच गई। भाई साहब, हमारे देश का प्रधानमंत्री सेना को कमजोर करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अग्निवीर योजना लाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेने से घबराता है। देश का रक्षा मंत्री कहता है कि जब हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित जवान मारे गए थे, तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा हमारे वहां कोई घुसा नहीं, कुछ नहीं। क्या जुमलेबाजी? जयप्रकाश जी, मैं वही तो कह रहा हूं 2019 में भी सारे मुद्दे थे, तो आप लोग की ये बात जनता क्यों नहीं सुन पाती है? वोट क्यों नहीं मिलते हैं? लगातार बीजेपी का यहाँ पर दम बढ़ता जा रहा है, सीटें बढ़ती जा रही हैं और इस बार 400 का आंकड़ा पार है। इस बार मेरी बात सुन लीजिए, जनता वोट देती है, जनता इनकी चपरासी नहीं है, न इनकी गुलाम है। राम मंदिर आस्था का प्रतीक हो सकता है। आपको बता दूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और निर्मित घर में गृह प्रवेश नहीं कराया जा सकता, और
विकलांग मनी अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जा सकती है। इसीलिए चारों सनातन धर्म के धर्म गुरुओं ने मंदिर जाने से, इस पाप का भागीदार बनने से इनकार कर दिया था। इस देश की जनता जान रही है, देश के टैक्स पेयरों जयप्रकाश के जी, मैं सवाल पैसे। आपसे कुछ और कर रहा हूं, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। मैं सीधे स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सारे मुद्दे आपने 2019 में भी उठाए थे, जनता आपकी बात नहीं बिल्कुल सुन पा रही, ना उठाए थे। समझ पा रही है, अगर इस और जिस तरह से फिर आप वही जो राग अलाप रहे जो राम मंदिर निर्माण के पहले हुआ था। पुलवामा अटैक ये सब नहीं करवाए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। कहाँ है आप? इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार ये आप आंकड़ा कह रहे हैं जाएगा। आप वो कह रहे हैं इसलिए पुलवामा हवाओं अटैक में नहीं करवाए बोल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसी तरह की बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं कर रही। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस तरह की बातें कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की आप लोग की इस तरह की बातों से जनता ने विश्वास नहीं किया है। आप लोग कुछ भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पुलवामा अटैक सब जानते हैं कि किसने किया था, और मुझे लगता है इस तरह की बातें ठीक है, क्यों नहीं आई? ठीक है, मुझे बता दीजिए। अरे भैया, मैं सेना में रहा हूँ, मुझे मत पढ़ाए। मैं ठीक है, लेकिन आपको सारी जानकारी इस तरह की तो आप सबूत रख देते ना, कोर्ट में चले जाते आप। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है अभी इस तरह के मुद्दे में अब नहीं जाएंगे हम। ठीक है, नासिर सलीम जी, जिस तरह से अगर कहें आपके नेता ने कहा है 80 जिताओ और बीजेपी को भगाओ, तो क्या पूरा विश्वास है आपको कि यूपी की जनता आपके साथ है? क्योंकि यहां से बीजेपी स्ट्रेटेजी में लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 400 का नारा दिया है, पिछली बार जिस तरह से हम देखेंगे 370 का नारा दिया था वो पूरा हो गया, फिर 2019 में 300 प्लस यहां पर बीजेपी आई है, और इस बार आंकड़ा बड़ा है, 400 एनडीए और 370 खुद यहां पर, और स्ट्रेटेजी बूथ लेवल की बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप लोग जस्ट अभी सीटें आप लोग का बंटवारा हो पाया, स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं आप लोग कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी नमस्कार और आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा, और इस माध्यम से मैं आपके और जनता के बीच अपना समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी हमें सिखा रही है वो स्ट्रेटेजी है लोकतंत्र की हत्या करने की। पहली चीज तो इस पे बात कर लेते हैं। अभी आपने बोला कि स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में आज जिस हिसाब से लोकतंत्र की इन्होंने हत्या करी है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो हत्या हो रही है आज के राज्यसभा चुनाव के बीच, अगर मैं बताऊं, क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं, 5-6 हमारे विधायकों को लास्ट मिनट उनको हटा दिया, वहां से वोट करने का अलाउ नहीं किया। हिमाचल में हमने सुना है सीआरपीएफ फोर्सेस इस्तेमाल किए गए, वहां पे वोटिंग रुक गई, बीच में काउंटिंग रुक गई। तो ये सारी चीजें एक तरफ आपको ये बताती हैं कि आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कि इस बार 400 पार, मगर जमीनी स्तर पे बातें कुछ और है। और जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, देखिए 2014 में की बात कर लें, आपके नेता खुद ही आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये आपको किसने बताया? अगर आप थोड़ी अगर आप आज की बात कर लें, राज्यसभा का आज जो यहाँ पर मतदान हुआ है, उसमें क्रॉस वोटिंग हो गई, आपके नेता आपको छोड़ के चले गए। आप नहीं, आप तो मीडिया हैं, आप तो सच रखते हैं, आप तो सच्ची मीडिया हैं, आप तो वो मीडिया जो सच बोलते हैं। आप जरा उस पे वो जरा पता कराइए। तो हम सच ही बोल रहे हैं, हम तो सच ही बोल रहे हैं। आपके जो विधायक छोड़कर गए ना आपको, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो सच ही कह रहे हैं। हम तो रखा गया, और ऐसी क्या उन्होंने उनको खिलाई मिठाई का डब्बा क्या दिया? वो कौन सी मिठाई की डब्बा था वो भी हमें बता दीजिए, आप पता कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन सा मिठाई का डब्बा दिया। नासिर जी, ये पहली बार राजनीति परिवेश में पहली बार तो नहीं हो रहा है, या बीजेपी भी तो इस तरह से कर रही है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर पहली बार नहीं हो रहा है तो हम इसको बार बार करते रहें, जो एक गलत है उसको बार बार ना ठीक है। लेकिन नासिर जी, आपके नेता भी कह रहे थे, आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे, जब हम डिबेट पर बात कर रहे थे कि कुछ बीजेपी के विधायक जो नाराज है वहां बात साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन राज्यसभा पर हम पूरा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, एक पार्ट हो सकता है, लेकिन नासिर जी, स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी से कैसे मुकाबला करेंगे आप? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, और हम चाहते हैं कि किसानों की आवाज उठाई जाए। आपने ये बोला कि हम किसानों की आमदनी आय जो है दोगुनी करेंगे। आज तो हो गई है, मैं किसान परिवार से हूँ, हो गई है। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ना, आपकी जब सरकार थी आपने क्यों नहीं दिया? आपने कभी किसानों के विषय में क्यों नहीं सोचा? अरे आप बोलिए, जिसका नंबर है उसको बोलने दीजिए। अगर सब साथ बोलेंगे, मेरी एंकर साहब से रिक्वेस्ट है, मैं इंटरफेयर करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इंटरफेयर करूंगा, मुझे लगेगा तो आप अपनी बात कीजिए।
आप कर नहीं रहे साहब, आप कर नहीं रहे, आप कर नहीं रहे। वो बीच में बोल रही है, आपने किसानों के लिए क्या क्या किया? जब इन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप आपने किसानों के लिए फैसले क्यों नहीं लिए? आपकी बात साफ सुनाई दे रही है, इसलिए मैंने उनको रोका नहीं। जिस समय आपकी बात साफ सुनाई नहीं देगी मैं उनको रोकूंगा। डिबेट आप भी जानते हैं, डिबेट में बीच बीच में थोड़ी बहुत अपनी बातें रखते हैं। इस तरह के मुझे लगता है इस तरह के ऊपर हम इस पर बातचीत ना करें। डिबेट है, हर कोई अपनी बातें रखता है। मुझे लगेगा कि अगर उनकी बातों में आपकी बात अगर रुक जा रही है, छुप जा रही है, तो जरूर उनको रोकूंगा मैं, जरूर उनको रोकूंगा मैं। ठीक है, मेरी बात जब मैं खुद ही अपनी बात नहीं सुन पा रहा हूँ तो वो क्या सुनेंगी मेरी बात, और जनता क्या सुनेगी? आपकी आवाज आ रही है, साफ तौर से आ रही है, जनता आपकी बात सुन रही है। कंटिन्यू कीजिए आप। हमारी आवाज दबाने की कोशिश ना करें। समाजवादी पार्टी ये कह रही है बार बार कि हम किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और पूरे समाज के लिए खड़े हैं, और हमारी लड़ाई जमीन तक है। और लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है, और अगर जैसे इनका कहना है कि अगर पिछली बार भी हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिछली गलतियां और जो आपने अगर आपने कुछ भी गलत किया है उसको आप खत्म करिए। आप एक अच्छी सरकार बना के दिखाइए, अपनी जमीन तौर पे खड़े होकर दिखाइए कि आप लोकतंत्र की हत्या नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अब आते हैं सवालों पे। देखिए, किसानों का जो मुद्दा, जो अहम मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, हम ये इन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी करेंगे। आज कर्जा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एनएसएसओ का डेटा कह रहा है कि एनएसएसओ का डेटा कह रहा है कि कर्ज जो है वो 400% बढ़ गए हैं किसानों के। 300% से ज्यादा उनकी आमदनी गिर गई है पिछले 10 सालों में। इतने ठीक है, ये तमाम मुद्दे आपके पास, लेकिन सवाल तो यही है, ये जो आप मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जनता इस मुद्दे से अपने आप को रिलेट क्यों नहीं कर पा रही है? और आपके जो सहयोगी है वो छोड़ आपको क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार चले गए, आरएलडी आपको छोड़ के चले गए। बड़ा सवाल तो ये है ना। और दूसरी तरफ बीजेपी का टारगेट यहाँ पर बड़ा है, 400 पार। कैसे यहाँ पर विपक्ष इस टारगेट को रोक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और कैसे बीजेपी इस टारगेट को पूरा करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। उचित शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर 400 की 64 की बात सामने आ रही है, और बीजेपी ने जो नारा दिया एनडीए 400 पार और खुद बीजेपी 370 पार, ये जो जिस तरह से स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है, बूथ स्ट्रेटेजी बनाई जहां पर 370 प्लस वोटर को बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये सारी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर आपको लगता है जो आंकड़ा है ये व्यवहारिक तौर पर पूरा हो पाएगा, या इसके कुछ करीब पहुंच पाएगी, या फिर एक मनोवैज्ञानिक तौर से विपक्ष पर एक तरह से दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है? जी भागीरथी जी, मैं आपकी दूसरी बात से सहमत हूँ कि फिलहाल जो भी स्थिति है उसमें तो मैं कहूंगा कि एक साइकोलॉजिकल माहौल बनाने की कोशिश है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है, और एक भौकाल, जिसको आप और हमारी लैंग्वेज में जिसको बोलना चाहिए, भौकाल, राजनीतिक भौकाल ऐसा बनाया जा रहा है कि हमारे अलावा कोई दूसरा कोई है नहीं इस दौड़ में। कि अगर हम क्रिकेट में जाएं तो आज हम 1000 रन मारेंगे, इंडियन टीम ने घोषणा कर दी, और साइकोलॉजिकल प्रेशर में सामने वाली टीम है इस मैच में हम 1000 रन बनाने वाले हैं, पूरा रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले हैं। लेकिन जो स्थिति, वर्तमान स्थिति राजनीति की दिखती है, वो हकीकत में जमीन में वैसी मुझे तो नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो तरीके से जो हाल है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, जो इनका हिंदी पट्टा है, वहां पे इतनी आसान नहीं होगी। जो पिछली बार की स्थिति है वो अभी नहीं होगी। तो अभी तो ये फोकस कर रहा है 160 उस जगह जहां पे ये द्वितीय स्थान पे आए थे, उस जगह इनका फोकस है। उस जगह पे बहुत पेनिट्रेट करेंगे, उस पे चीज लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको अपने नुकसान को कम करने की कोशिश इन 160 सीटों से होगी, जिनकी पहले की पहली फोकस और घोषणा पहले दौर में उनकी होने वाली है, आप देखिएगा। तो इनका फोकस जो आज का है वो 160 सीट का है, जिसपे वो सेकंड नंबर थे। लेकिन जो स्थिति आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की है, अब वो पूरी की 11 में से 9 सीट जरूरी नहीं कि वो वापस रिपीट हो पाए, कि वहां पे भी 5 साल कांग्रेस ने राज किया, तो जाहिर है उनके भी वोट परसेंटेज बहुत अच्छे और कम नहीं हुए। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट इनके पास है, जरूरी नहीं कि 28 के 28 इस बार रिपीट हो जाए। राजस्थान में पूरी की पूरी सीट इनके पास है, जरूरी नहीं कि वो स्थिति दोबारा आ जाए। तो मैं अभी फिलहाल इस सिचुएशन में, देखिए आप इतना भी माहौल बना ले, 70 को लेके, 3 तलाक को लेके, राम मंदिर को लेके, तमाम एक माहौल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश ले, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति कुछ अलग आप कह सकते हैं कि आप राहुल गांधी की यात्रा को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस और सपा की संधि को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतने बड़े राज्य में जब 67 सीट, 63 सीट और 17 सीट तमाम, लेकिन ये संधि तो पहले भी हो चुकी है ना, विधानसभा चुनाव में इसको आजमा चुकी है कांग्रेस और सपा, इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे देखना चाहते हैं, विधानसभा के चुनाव लोग अलग मुद्दों पे देखना चाहते हैं।
तो जो स्थिति जो मैं उन्हीं सीटों पे बात कर रहा हूँ जो स्थिति पूरी की पूरी उनके पास है। 80 में से 62-63 सीट उनके पास अगर है तो मैं समझता हूँ कि डबल इंजन के होने के बाद अभी भी स्थिति इतनी करीब की नहीं हो सकती और एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये अपने नुकसान जहां से है वो 160 कम करने का प्रयास करेंगे। साउथ से तो ठीक है, अभी गुंजाइश आप उम्मीद नहीं मान सकते। तो जब आप 370 पार आ रहे हैं तो उसके बाद भी आप तमाम तरीके के लोगों को अपने साथ ले रहे हैं। आपने 10 साल आपका शासन किया है तो उसके बावजूद भी आपको इतनी रणनीति, कूटनीति और तमाम प्रयास करने पड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं चूक है। आप इनके पुराने मैनिफेस्टो को मैं देख रहा था, जैसे हमारी बहन बोल रही थी कि हमने तमाम घोषणा पत्रों में काम किए हैं, चीजें हैं। अगर राम मंदिर में सवाल है तो लोग इमामी गंगे पे भी सवाल करेंगे, वो कहाँ है? लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, वो कहाँ है? ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी कहाँ है? इस पे भी चर्चा और संवाद तो होंगे ही ना। तो इसके भी जवाब सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष ने कोई अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छी चीजें हुई है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, व्यवहारिक तौर पर इसका पूरा होना पाना थोड़ा यहाँ पर इसमें एक कश्मकश यहाँ पर लगती है और बीजेपी इसको वाकई हाइपोथेटिकल लगता है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो आस्था के विषय को लेके चुनावी आशा बनाई जा रही है, देखिए विषय आस्था का ही है ना, राम मंदिर। ठीक है, इसका असर कितना होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। ठीक है, रविंद्र सिंह पटेल जी, आप देखिए कि राम मंदिर तो बना है लेकिन आप वादा राम राज्य का करके आए थे, इस पे भी सवालात होंगे। ठीक है, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन वाकई ये आंकड़ा एक बड़ा है। रविंद्र सिंह पटेल जी, देखिए ये आंकड़ा बड़ा है। एनडीए को लेकर 400 पार की बात की जा रही है, उसमें आप भी शामिल है। कुछ समय पहले आप इंडिया गठबंधन में थे, अब आप एनडीए में शामिल हो गए। आपको लग रहा है ये आंकड़ा एक व्यवहारिक तौर पर, और जिस तरह से स्ट्रेटेजी यहां पर बीजेपी बना रही है, एनडीए को साथ लेकर चल रही है यहां पर स्ट्रेटेजी, ये पूरा कर पाएगी आंकड़ा, और इसमें आरएलडी कितना सहयोग करेगी? ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, हमारी पार्टी आश्वस्त है, इस बात को आप समझ लें। दूसरी, जो मैं पूरे गौर से, बड़े ध्यान से मैं पूरे पैनल को सुन रहा था, अभी मुझसे पहले जो आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे थे, उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, मैं शुरुआत उन्हीं से करता हूँ कि अगर पीडीए की इतनी चिंता है आपको मित्र, तो आपने 3 राज्यसभा के उम्मीदवार उतारे थे, उसमें कितने पिछड़े थे, कितने दलित थे, कितने अल्पसंख्यक थे, स्पष्ट करते। 3 थे तो तीनों को तीनों वर्ग से एक ले लेते, दोनों कायस्थ उतारने की क्या जरूरत थी? एक। दूसरा, आपने कहा कौन पार्टी छोड़ के जा रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गए, समाजवादी पार्टी के विधायक असंतुष्ट हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हम 2019 की लोकसभा लड़े, 2022 की विधानसभा लड़े। क्या कारण है कि हमारे पार्टी के नेता गठबंधन तोड़ते हैं हम जैसे कार्यकर्ताओं के दबाव पे? क्या कारण है कि आप अपने मित्रों को सजो के नहीं रख पा रहे हैं? सवाल अगर एनडीए से पूछा जाएगा आदरणीय पत्रकार महोदय, तो सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप अपने मित्रों को, इंडी गठबंधन के लोगों को क्यों नहीं संजो पा रहे हैं, उनको रोक क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप? ऐसी क्या बात है कि जो लोग शुरुआत में बड़े जोर शोर से आपके साथ अक्टूबर माह में इकट्ठा होते हैं और सारे बैठकों में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक है, 1 महीना रह गया है, तो आप अपने गठबंधन के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं? तो ये सवाल आप पे भी खड़ा होता है। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे थे कि 80 में 62-63 इनके पास है, और वो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दे रहा हूँ। 2019 की जो लोकसभा थी, उसमें सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल तीनों मिलकर लड़े थे, तब जाके बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63 तक पहुंचा, 61+2। अगर आज जो सिनेरियो है उस पर हम चर्चा करें, तो आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80 में 80 होगा। उसके कारण है कि जिस तरह का वोटों का बंटवारा हो रहा, मायावती जी अलग लड़ रही हैं, और जो 2 लड़कों की जोड़ी बनाई है आपने, आप ये बताइए वोट प्लस कहाँ हो रहा? कांग्रेस का धरातल क्या है? समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। तो इन विषयों पे भी प्रश्न उठेंगे और आपको संतुष्टिदायक उत्तर देने पड़ेंगे। हमारे नेता ने बहुत सही कार्यकर्ताओं के दबाव पे एक निर्णय लिया
आज हम एनडीए के घटक दल है। आज राज्यसभा चुनाव में हमारे क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरह से आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई, इसलिए इस तरह से जो लोग हैं जो अभी तक कांग्रेस को या दूसरी पार्टी को वोट दे रहे थे वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे और जो ये आंकड़ा ये पूरा हो पाएगा। ठीक है, जिस तरह से मुझे लगता है अभी कह रहे हैं। ठीक है, समय कम है थोड़ा। सैयद मोहम्मद तकी जी, देखिए अगर आप पार्टी की बात करें तो पंजाब में तो आप लोग अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप लोग का बंटवारा हो गया, सीटों का 4 और 3 वहां पर एक बनाया, आप लोग ने उम्मीदवार भी वहां पर घोषित कर दिए, लेकिन बीजेपी यहां पर एक बड़े आंकड़े को लेकर चल रही है। अक्सर देखा है कुछ जो आंकड़े बीजेपी लेकर चलती है, भले उसको पार नहीं कर पाए लेकिन उसके करीब तो पहुंच जाती है, फायदा तो होता है बीजेपी को इससे। देखिए, बीजेपी का हमेशा बड़पोलापन रहता है। बीजेपी तो बहुत बातें बोल रही थी, वो दिल्ली में कह रही थी हमारी सरकार बन रही है, अमित शाह जी पर्चा बांटते रहे, सरकार नहीं बनी। पंजाब में भी सरकार बन रही थी, उन्होंने कहा गुजरात में हम आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं देते थे, आम आदमी पार्टी वहां 5 सीटें लेके आती है। वो दिल्ली एमसीडी में कह रहे थे कि जीतने के बाद भी कि बीजेपी का मेयर बनेगा, वहां नहीं बन पाया। चंडीगढ़ में इलेक्शन में उन्होंने 30 वोटों में क्या किया आप देखा सबके सामने, कैमरे के सामने, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद वह आम आदमी पार्टी का मेयर बना। जो पार्टी 30 वोटों पे अपनी नीयत खराब कर सकती है, वो पार्टी पूरे देश के लेवल पे क्या करती है, वो सबके सामने जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और कई बार ये देखा गया, नोटिस किया गया, इसमें बहस भी कई बार हुई है और बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा है आजकल देश के अंदर कि ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर पे वोट कराने के लिए। बीजेपी जो भी कर रही है वो डर की राजनीति कर रही है। जो लोग डर गए वो बीजेपी में चले गए, और जो लोग नहीं डरे, जो मजबूती से जनता के लिए लड़ रहे, आज भी वो इंडिया गठबंधन का के साथ खड़े हैं। जयंत चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी का इतना बड़ा नाम है, उन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया है। आज जयंत चौधरी क्या मुंह लेके किसानों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? ठीक है, लेकिन आप कैसे जाएंगे जनता के पास? आप भी तो कांग्रेस के विरोधी रहे, आप भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार पार्टी बोलते रहे, आप भी जनता के पास जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? क्या कुछ आप मुद्दे रखेंगे वहां पर? आप अपना मुद्दा, किसानों की हत्या हो गई, शहीद हो गए, जैन जी की परवाह ना करें। आप आम आदमी पार्टी के लोग क्या करें? मजबूरी में गए, डर से लोग काम करें कि उनका क्या हो रहा है, तो जवाब दे लेंगे। हमारे 3 नेता जेल में हैं, उनको झूठे कार्रवाई में जेल में डाला गया, लेकिन मजबूती से आज बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, आंखों में आंखें मिला। इंडिया गठबंधन दल की आएंगी, आप ये देख लीजिएगा। साउथ में बीजेपी बिल्कुल साफ है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, जहां हिंदी राष्ट्र स्टेट, वहां बीजेपी की हालत डावाडोल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाला है। अच्छा लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, जो कमजोर दिल के लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जनता ये भी जरूर सवाल करेगी कि जो पार्टी आपस में हमेशा विरोध में रही है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ती रही, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाती रही भ्रष्टाचार के, वो साथ में आके जनता से वोट मांगेगी तो जनता कितना कन्विंस होगी? श्रीवास्तव सर देखिए, ठीक है, समय कम है। श्रीवास्तव सर देखिए, ये वाकई 400 जो आंकड़ा है बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट से शुरू हो रही है कि हर बूथ में 370+ वोटर बढ़ाने हैं। और सांसदों की बात करें तो सांसदों को 100 बूथों की जिम्मेदारी दी जा रही है, विधायकों को 25 बूथों की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये आंकड़ा सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर है या वाकई इसमें जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है इसमें सफल हो सकती है और ये स्ट्रेटेजी व्यवहारिक तौर पर काम कर सकती है? देखिए भागीरथ जी, इसमें दोनों बातें, एक तो जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात है, तो कोई भी दल होता है निश्चित रूप से जो इस तरह के बड़ा टारगेट सेट करके जाता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करेगा ही, जनता के बीच में एक संदेश देने का प्रयास करेगा। तो ये तो एक बड़ी बात है जो अभी हमारे पत्रकार साथी उचित शर्मा ने कहा कि एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, बनाने का प्रयास है कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से वो किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। और उसका नतीजा आप देखे होंगे कि इस तरह के दबाव से अभी बिहार में देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन के संयोजक ही चले गए किसके साथ, एनडीए के साथ। अभी जयंत चौधरी की भी बात हो रही थी, जयंत चौधरी ने खुद कहा था कि हम कोई चवन्नी छाप नेता नहीं है जो हम उधर चले जाएंगे, लेकिन जो माहौल होता है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, निश्चित रूप से लोग चले जाते हैं। एक बात और भी, स्ट्रेटजी का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अगर इतना बड़ा टारगेट लेके चल रही तो उसकी स्ट्रेटजी भी काफ़ी मजबूत है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, उनकी अभी कोई स्ट्रेटजी ऐसे खुल के सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी गठबंधन धीरे धीरे अपना एक आकार लेना शुरू किया है। अब सवाल है कि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आपको स्ट्रेटजी कोई न कोई लाना पड़ेगा।
कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के सामने आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इनका जो रथ घूम रहा है और जो अपनी बातों को देखिए, जनता जो है, जो नेता अपनी बात जनता तक कनेक्ट कर पाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सबसे मजबूत है और आपने जितनी बातें गिनाया है वो जनता तक कनेक्ट करने की का प्रयास है। यह काम इंडिया गठबंधन को करना पड़ेगा। आज देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई बात नहीं होती है। सिर्फ बात किस पर होती है? आप देख लीजिए, जो संकल्प अभी इस समय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश निश्चित रूप से राम में इतनी आस्था कि सारा देश एक तरफ झुक गया। तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में इस तरह की परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इन इंडिया गठबंधन को इनकी स्ट्रैटेजी की काट ढूंढना है तो ऐसा नहीं कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं, अगर जो भी घटक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी की भी दो स्टेट में सरकार है, अन्य राज्यों, तो इनके पास ऐसा नहीं कि लोग हैं, लेकिन इकट्ठा कैसे होंगे? आप देख रहे हैं कि लोग जो है इस तरह के दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव से देख रहे हैं कितने विधायक चले जा रहे हैं, कितने मंत्री चले जा रहे हैं। इसके अलावा भी कार्यकर्ताओं पर भी अब डोरे डाल रही। तो मेरा ये कहना है कि अगर इनको रोकना है, इन पर ये करना है, तो संघर्ष ही एक रास्ता नहीं है, एक स्ट्रैटेजी इनको भी बनानी पड़ेगी। हर स्ट्रैटेजी की काट दूसरी स्ट्रैटेजी होती है और उस पर चलना होगा। अब रही बात है कि 400 का पार का नारा जो है, 370 खुद बीजेपी जीतना चाहती है, इसके लिए निश्चित रूप से बड़ा टारगेट है, लेकिन उनके प्रयास भी उतने ही बड़े हैं। जितना बड़ा टारगेट उतने बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रयासों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी तो 2024 का चुनाव, उसका परिणाम आना बाकी है, अभी तो काफ़ी घमासान होगा, इसमें देखते हैं कौन क्या करता है। लेकिन कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इंडिया के घटक दल हों, उनको एक पूरी तैयारी के साथ है कि अपनी स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ेगा। ये नहीं है कि मुंडे मतिर भी ना, मैंने जितने लोग हैं उतनी जो है उनकी उतने राग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दल अगर सामना करना भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल एनडीए के, आज की डेट में 42 का कुनबा उनके पास हो गया, छोटा बड़ा मिला करके, वो तो कोई भी मिलता है जिसके पास सीट भी नहीं है, जो दल किसी काम के भी नहीं है, उनको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए, जोड़ने की उनकी स्ट्रैटेजी जो है कितनी ज़बरदस्त है और वहाँ तक कनेक्ट हो रहा है, तो उनकी स्ट्रैटेजी मजबूत है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से, जिस दमदारी के साथ ये बात कह रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। इसकी काट जो है विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, कनेक्शन की भी बात आपने कही जयप्रकाश जी, कनेक्शन की बात यहाँ पर बहुत अहम है। मोदी जिस तरह से कनेक्ट करते हैं लोगों से, इसका एक असर दिखाई देता है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं और पार्टियां भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। जो आपके साथ पार्टी थी वो अब एनडीए में चले गई है, मोदी के साथ जुड़ गया, और जिसको भी देखो वो कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। जिस तरह से स्ट्रेटेजी यहां पर बीजेपी बूथ स्तर की बना रही है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उस स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं जा पा रही है और लोगों को साथ में जोड़ भी नहीं पा रही, पार्टी को भी नहीं जोड़ पा रही है। पार्टी भी चले जा रहे हैं और जो दूसरी पार्टी के जो विधायक है वो भी छोड़ गए एनडीए में चले जा रहे हैं या बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी यहां पर कमजोर लग रही है। बड़ा आंकड़ा है 400 पार का, कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर आप लोग इसमें कमजोर भी तो नहीं पड़ रहे हैं? जयप्रकाश जी, सर, ये 150 से ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, मैं गिनवा देता हूं। मध्य प्रदेश में इन्होंने 28 सीट जीती थी, इस बार 28 नहीं जीतने जा रहे हैं। कम से कम इनकी 10-12 सीटें कम होंगी। आप बताइए, राजस्थान में 25 जीते थे, 25 ही नहीं जीतने जा रहे हैं, वहां भी कम होगी। हरियाणा में इन्होंने जीता था 10 सीट, वहां भी इनकी सीटें कम होने जा रही हैं। झारखंड में कम होने जा रही हैं, बिहार में कम होने जा रही हैं। क्या आप बोल तो रहे हैं कम होने जा रही है, लेकिन इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है? बीजेपी तो बूथ स्तर की स्ट्रेटेजी बना रही है। अरे आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कम होने जा रहे हैं, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी तो फेंक रहे हैं, क्या चंडीगढ़ के तरफ से निर्णय आएगा? मुझे एक चीज यही बता दें, जब ये 70-80 सीटें कम हो रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 150 से ऊपर सीट नहीं पा रहे हैं। आरएसएस पूरी फैलाई हुई है। ठीक है, इस तरह के दावे हमने बहुत देखे। मणिशंकर अय्यर का दावा भी हमने 2014 में देखा है। उनकी बात तो मुझे लगता है यहाँ पर हम मेंशन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दावे बहुत देखे हमने। ठीक है, लेकिन समय कम है, मैं फिर थोड़ा सबके पास जाना चाहूंगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कुछ सेकंड में बात मेरे कहने का प्राय है कि 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू इस देश के पीएम नहीं होंगे।
नहीं होंगे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, ऐसे दावे, ऐसे बयान हमने पहले बहुत सुने। ठीक है वैशाली जी, एक बार फिर से दावा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और ऐसा हमने फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान सुना है, हमने मणिशंकर अय्यर की तरफ से बयान सुना है, बहुत बार ऐसे बयान सुन चुके हैं, लेकिन दूसरी बार लगातार। ठीक है, नहीं समय कम है। वैशाली जी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। विपक्ष है और विपक्ष का काम है उंगली उठाना। अगर विपक्ष उंगली नहीं उठाएगा तो विपक्ष कैसा? अब विपक्ष है तो कहेगा ही। लेकिन आप ये बताइए कि आज तक के इतिहास में कभी इस तरह से हुआ है कि जिस तरह से कतर में हमारे जो लोग थे वहां पे और उनको सजा हो गई थी मौत की और वो वापिस आ गए हैं? ये सबसे बड़ी अब तक की राजनीतिक जीत है। मोहम्मद तकी जी क्या बोलते हैं? शाहरुख खान बोल चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और आप कौन सी बात लेके बैठे? कमाल करते हैं आप मोहम्मद तकी जी। शाहरुख खान खुद क्लियर कर चुके हैं इस बात को लेकर, और आप पता नहीं कौन सी बात लेके बैठे। ठीक है वैशाली जी, बात कंप्लीट कीजिए। बीजेपी के नेता है, अरे शाहरुख खान खुद कह चुके हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है। स्वामी ने कहा है, कमाल करते हैं आप, जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इसको क्लियर कर चुके हैं, आप फिर इस बात को लेकर आ रहे हैं। वैशाली जी समय कम है। वैशाली जी समय कम है, संक्षेप में कुछ सेकंड में। चाहे किसी भी वजह से हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ है? आप बताइए, पहले 70 सालों तक सरकार रही, तब क्या किसानों की विपक्ष बैठकर रोजगार की बात करते हैं? पाकिस्तान से भी लोग आए ढूंढ के, बांग्लादेश से भी आए। 10 सालों में हुए और 10 सालों में वो नौकरियां मांगने लग गए हैं। आपकी जानकारी में कमी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ इन 10 सालों में हुआ है, इसलिए फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, समय मेरे पास कम है। नासिर सलीम जी, एक लास्ट कमेंट आपका। नासिर जी देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, जो चीजें जमीन पे दिख रही हैं, चाहे वो लोकतंत्र की हत्या हो, और अभी मेरे पूर्व हमारे सहयोगी आरएलडी साहब के जो स्पीकर हैं, वो ये कह रहे थे हमसे कि भाई हमने पीडीए में कुछ नहीं किया, हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा और जनता को सामने रखना चाहूंगा कि इनके 26 विधायक कम थे जब इनके जयंत चौधरी जी को राज्यसभा सांसद हमने बनाया। दूसरी चीज, अभी 3 ठीक है समय कम है, लेकिन बड़ी बात कही आपने कि आपने पहले मदद की आरएलडी की, लेकिन वो आपकी इस मदद का यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ के चले गए। ठीक है समय कम है। रमेश सिंह जी जवाब समय कम है, जवाब लेकिन 400 पार के साथ। और मैं आपको बता दूं, ठीक है मैं बस समय कम है, कुछ सेकंड बस बचे मेरे पास। रमेश सिंह जी, किसान ये जो बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने जयंत जी पर एहसान किया, तो मैं इसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ कि आदरणीय जयंत चौधरी ने आपके जो नेता थे उनके साथ खड़े होकर के उनका माहौल बनाया। अदरवाइज अखिलेश यादव तो 2022 में और पूरी तरीके से हार थे, जो आज सैकड़ा पार कर गए हैं ना, जयंत चौधरी के साथ खड़े होने का दम है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, राजनीति में समझौता। ठीक है लेकिन माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश करी बीजेपी एनडीए यहाँ पर। ठीक है मोहम्मद तकी जी, देखिए यहाँ पर उस वक्त आप कह रहे थे, लेकिन माहौल तो यहाँ पर बन रहा है, और एक मनोवैज्ञानिक तौर पर असर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन माहौल बन रहा है 400 पार का। देखिए, सबसे अहम सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो किस लिए बनेंगे? इस जिद के लिए बनेंगे कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है? जनता के लिए बनेंगे? जनता कोई काम किया नहीं इन्होंने, जो वादे किए थे खुद वो पूरे नहीं किए, या फिर से अदानी अंबानी को और करोड़पति अरबपति और पैसा कमाने के लिए बनेंगे? जनता ये पूछना चाह रही है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री में तो ठीक है, लेकिन तुम अगर अपनी जिद के लिए और जनता के काम न करके अपने उद्योगपतियों को पूंजी कमाने के लिए बनना चाह रहे हो, तो भैया जनता नमस्ते करने वाली इस बार। किसी शख्स की जिद नहीं चलती है, जनता वोट करती है, उसके बाद प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मुझे लगता है जिद तो हर कोई करता है, हर नेता करता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वोटों से तय होता है। ठीक है समय कम है। उचित शर्मा जी देखिए, ये आंकड़ा वाकई बड़ा यहाँ पर है, लेकिन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, दोनों पार्टियों की स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। गठबंधन की बात करें, इंडिया की बात करें, एनडीए की बात करें, जमीन आसमान की स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। पर बीजेपी बहुत आगे, अभी बहुत एडवांस पार्टी है, बहुत मतलब अभी कह रहे हैं राजनीतिक जो पार्टी पॉलिटिकल कॉर्पोरेट पार्टी मैं इसको कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संजीदगी से अपना काम करती है, और जो उनकी स्ट्रेटेजी रहती है वो बिल्कुल नीचे लेवल से कनेक्ट इनकी रहती है। तो मैं कहूँगा बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी को मैं बोलूंगा। इनकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, अच्छे प्रयास है, अच्छे माहौल बनाने की कोशिश है। वहीं इसके इतर जो इंडिया गठबंधन है और लोकतंत्र में जहाँ विपक्ष होना चाहिए, वो अभी भी मजबूत उतना दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति में एक पॉलिटिकल, एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट की तरह काम करती है।
बिल्कुल वही बिल्कुल, विपक्ष और ये जो कांग्रेस- आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं जनता भी इसको देखती, श्रीवास्तव सर, जनता भी इसको देखती होगी ना कि कौन गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा है, किसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतर रही है। जी बिल्कुल उसी ठीक है, उचित जी, समय कम है, माफी चाहूंगा, समय कम है, श्रीवास्तव सर से। देखिए फिलहाल अभी तो ये लगता है कि स्ट्रैटेजी में बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी, और उसका टास्क भी बहुत बड़ा है। जब गोल बड़ा होता है तो स्ट्रैटेजी उसी तरह से बनानी पड़ती है। 400 का आंकड़ा इतना सामान्य आंकड़ा नहीं है। निश्चित रूप से विपक्ष को एक तैयारी करनी पड़ेगी अगर उनके रथ को रोकना है। जहाँ तक चुनाव में आने वाले समय में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अभी आज की स्थिति में विपक्ष की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। जहाँ वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो रणनीति है कई फार बेटर है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक मैंने कहा ना कि बूथ लेवल तक कनेक्ट करने, जनता तक कनेक्ट करने का पूरा प्रयास जो है एनडीए के द्वारा किया जा रहा। हमें लगता है कि अब ये तो बड़ा सवाल जो है 400 पार का नहीं, इस पर कोई जवाब दिया जा सकता स्पष्ट रूप से, लेकिन फिलहाल उनका प्रयास जारी है। बिल्कुल, और कनेक्शन की जो बात आप कर रहे हैं लगातार, मुझे लग रहा है ये कनेक्शन ही वाकई यहाँ पर बेहतर होगा। देखना होगा कौन सा गठबंधन कनेक्शन ज्यादा जनता के साथ कर पाता है, और जो टारगेट लेके चल रहे हैं दोनों गठबंधन, वो कौन इसको पूरा कर पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय समाप्त हो गया। वैशाली तोमर जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, नासिर सलीम जी, रविंद्र सिंह पटेल जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, उचित शर्मा जी, आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से 400 पार का आंकड़ा लेकर यहाँ पर एनडीए आगे बढ़ रहा है, और खुद बीजेपी 370 प्लस का आंकड़ा लेकर चल रही है, इसको लेकर सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसको लेकर बूथ मैनेजमेंट की भी यहां पर तैयारियां की जा रही है। सांसदों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है 100 बूथ देखने की, यहां पर विधायकों की जिम्मेदारी दी जा रही है 25 बूथों की। तो देखना होगा ये स्ट्रेटेजी, जो बूथ लेवल की स्ट्रेटेजी बीजेपी बना रही है, क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर पाएगी और वाकई 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी एनडीए, और बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी। देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।